के इस क्लास में अगला जो विमर्श है वो है दलित विमर्श। दलित सबसे पहले इस दलित विमर्श के संदर्भ में मैं ये कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दलित वास्तव में किसको कहा जाता है। और तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन और दमन हुआ है, अर्थात जो सदियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कुछ परिवेशों के कारण जो लंबे समय से जिसका दमन किया गया है, जिसका विनाश किया गया है, जो कुचला हुआ है, कुचल दिया गया है, विनष्ट कर दिया गया है, जिसको उत्पीड़ित, शोषित किया गया है कुछ व्यवस्थाओं के चलते, तो उन उस वर्ग को, उस वर्ग के समूह को दलित शब्द से व्याख्यायित किया जाता है। इस दलित शब्द आने के पहले उसको शूद्र, अंत्यज, अन्य अछूत, अन्य नामों से भी उपमित किया जाता था। तो ये देखा जाए तो जो प्राचीन व्यवस्था थी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उसमें एक ऐसा वर्ग था जो समाज की मुख्य धारा से हमेशा ही कटा रहा, उसको समाज की मुख्य धारा में आने की आज़ादी नहीं थी। सार्वजनिक जो स्थल से, जैसे तालाब सार्वजनिक, सार्वजनिक कुएँ, सार्वजनिक स्थल जैसे स्कूल, अस्पताल, इनके सबके उपयोग की सहज रूप से अनुमति नहीं थी। इस कारण वो तमाम तरह के पिछड़ेपन का शिकार होता रहा। जब आधुनिक काल आया और आधुनिक काल में वैज्ञानिक, तार्किक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ या विश्व स्तर पे भी ये समस्याएं देखी जाती हैं, तो अ, ये जो समाज का वंचित तबका रहा है लंबे समय से, इसको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। और तभी से दलित शब्द, जो दलित वर्ग है यानी वंचित वर्ग है समाज का, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए साहित्य में भी उस बात को उठाया जाने लगा। तो उसको दलित विमर्श के अंतर्गत शामिल किया गया। मित्रों, विमर्श मैंने पहले भी क्लियर किया है इस विमर्श से पहले कि विमर्श क्या होता है, जिसमें किसी बात का पे चर्चा हो, विवेचन हो, विश्लेषण हो, किंतु उसके साथ प्रतिरोधात्मकता का स्वर, क्रांति का स्वर, अधिकारों के प्रति सजगता का स्वर निहित हो, वो विमर्श कहलाता है। अब दलित शब्द से हम लोग परिचित हो गए। अब मैं आगे प्रस्तुत करूंगा कि शिवराज सिंह बेचैन, जो महान दलित चिंतक हैं, साहित्यकार हैं, उनकी दृष्टि में दलित क्या है। उन्होंने माना है कि दलित वह है जिसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। क्योंकि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ, तब से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दलितों की उन्नति के लिए ज़्यादा सकारात्मक, ज़्यादा गुणात्मक प्रयास हुए। हालाँकि इसके पहले भी थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन संविधान लागू होने के बाद उसको और गति मिली और अच्छे से हुआ, उसमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। तो इनकी मान्यता है शिवराज सिंह बेचैन की कि संविधान में जिसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, उस वर्ग को दलित वर्ग माना जाता है। अब बात आती है कि आखिर दलित साहित्य के अंतर्गत किसको रखा जाए, किसके द्वारा रचे गए साहित्य को रखा जाए, दलित साहित्य कहा जाए। तो इसमें दो तरह के मत हैं। एक, दलितों के संबंध में गैर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य, और दलितों के लिए दलितों द्वारा ही लिखा गया साहित्य। दलितों के संबंध में जो गैर दलितों द्वारा लिखा गया, जैसे प्रेमचंद है, निराला है, नागार्जुन है, इत्यादि जो साहित्यकार, महान साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने भी दलितों को अपने साहित्य का केंद्र बिंदु बनाया है। उनके साहित्य में ये बात अच्छे से उठाई गई है, किंतु इन साहित्यकारों द्वारा उठाए गए, इन चिंतकों द्वारा उठाए गए दलित प्रश्नों को दलित
जो साहित्यकार हैं, यानी जो दलित समाज से ही आते हैं और दलित साहित्य लिखते हैं, उन्होंने खारिज कर दिया। उनका ये विचार है कि दलितों के द्वारा ही जो दलितों के लिए लिखा गया साहित्य है, दलितों की पीड़ा, उनकी संवेदना, उनके संघर्ष को उभारने के लिए जो साहित्य लिखा गया है, उसे ही दलित साहित्य के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। और इसके पीछे इन साहित्यकारों ने तर्क दिया है कि स्वानुभूति और सहानुभूति, सहानुभूति और सहानुभूति में फ़र्क होता है। जो दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य है, वो स्वानुभूति का साहित्य है, स्वानुभूति यानी अपने द्वारा जो अनुभव प्राप्त किया गया है, जो पीड़ा झेली गई है, जो अपवंचन का शिकार हुए हैं, शोषण का शिकार हुए हैं, उसको स्वयं जब वो लिखते हैं, तो वास्तव में वही प्रामाणिक रूप से दलित साहित्य कहलाता है। उसी में वास्तविक रूप में सच्चाई निहित होती है। किंतु जो गैर दलितों द्वारा लिखा गया दलितों के संदर्भ में साहित्य है, उसमें वो पूरी सच्चाई जो दलित जीवन की है, दलित संघर्ष का है, दलित पीड़ा की है, वो पूरी सच्चाई अच्छे ढंग से नहीं प्रस्तुत हो पाती। उनका दलित साहित्यकारों का मानना है कि गैर दलितों द्वारा लिखा गया दलितों के संदर्भ में जो साहित्य है, वो सहानुभूति का साहित्य हो सकता है। उन्होंने उस पीड़ा को देखा भले है समाज में, जाना है, किंतु उसको भोगा नहीं है। देखने और भोगने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए उन्होंने उसको, दलित साहित्यकारों ने गैर दलितों द्वारा लिखे गए साहित्य को सहानुभूति मूलक साहित्य में के अंतर्गत समाहित किया है, ना कि दलित साहित्य के अंतर्गत। इसी तरह से स्त्री विमर्श की जो साहित्यकार हैं, महिला लेखिकाएं हैं, महिला साहित्यकार हैं, उन्होंने भी स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के संबंध में लिखे गए साहित्य को ही स्त्री विमर्श का साहित्य मानती हैं। उनकी मान्यता है कि यदि कोई पुरुष स्त्री की पीड़ा के संदर्भ में लिखता है, तो वह अपनी पुरुषवादी मानसिकता से पूरी तरह से अ, मुक्त नहीं हो पाता और स्त्रियों की वास्तविक समस्या वो अंकित नहीं कर पाता, केवल सहानुभूति भर रह जाती है। स्त्री जो साहित्य लिखती है, स्वयं वो अपनी पीड़ा को स्वतः महसूस करती है। तो दलित साहित्य और स्त्री साहित्य के संदर्भ में ये चीज़ है। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर इस दलित साहित्य का जो लेखन हुआ इतनी मात्रा में अच्छी प्रकार से, उसको वैचारिक आधार कहाँ से मिला? किनके वैचारिक आधार पे वो आगे बढ़ा, किनको ग्रहण करते हुए? तो सबसे पहले जो दलित साहित्य को वैचारिक आधार प्रदान करने का काम किया, महात्मा बुद्ध का दर्शन, जैन दर्शन और लोकायत दर्शन। इन दर्शनों ने, चूंकि वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में शूद्रों को मुख्य धारा में आने की बिल्कुल आजादी नहीं थी, उनका जीवन बहुत ही नारकीय हुआ करता था। जब महात्मा बुद्ध जी अवतरित हुए, उन्होंने अपना दर्शन, अपना बौद्ध दर्शन स्थापित किया, तो उसका मूल बिंदु है समानता का भाव। और उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो पहले से आ रही थी, वर्ण व्यवस्था जिसके अंतर्गत शूद्रों को अत्यंत निम्न स्थान प्राप्त था, अछूत का स्थान प्राप्त था, उसका विरोध इन्होंने किया और दलितों में भी समानता का भाव और उनमें आत्मविश्वास जगाने का काम किया। तो इसलिए सबसे पहले यदि देखा जाए कि दलितों में जो, यानी समाज के जो वंचित वर्ग हैं, उनमें चेतना जगाने का काम बौद्ध दर्शन ने किया। आगे 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले महान सामाजिक चिंतक, समाज सुधारक हुए। इन्होंने स्वयं जो पीड़ा होती है समाज की, जो निम्न वर्ग को जो जिन जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, छुआछूत, भेदभाव, तमाम तरह के जो संकट हैं, जीवन संघर्ष हैं, उसको स्वयं झेला और उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने जीवन का मूल
उद्देश्य ही निर्धारित कर लिया कि हम दलितों के और जो समाज के वंचित वर्ग हैं, बहुजन तबके हैं, जो शोषित पीड़ित हैं सदियों से, उनको मुक्त कराना मेरा उद्देश्य हो जाएगा। इनकी जो पत्नी है सावित्री बाई फूले, इन्होंने भी इनका सहयोग किया, कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने स्त्रियों की जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए अपना मिशन चलाया और लंबे समय तक अपने इस मिशन को कामयाब करते रहे और इससे दलितों में, बहुजन वर्ग में एक नवीन चेतना का जन्म हुआ। अब आगे जो दलित साहित्य को वैचारिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जो दलितों के महानायक कहा जाए तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि वो कम ही पड़ेगी वह पदवी, उसमें नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इनका जीवन संघर्ष एकदम बहुत ही समस्याओं से ग्रसित था और कुछ समाज के लोगों के द्वारा सहयोग करने के साथ ही इन्होंने अपना शैक्षिक जीवन आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे वो राजनीति के क्षेत्र में भी अवतरित हुए और दलितों में खास करके राजनीतिक चेतना जगाने और राजनीतिक रूप से सक्रिय करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। दलितों को राजनीतिक रूप से एकजुट करने, उनको सक्रिय बनाने में और जो वर्तमान में भारतीय संविधान में दलितों वंचित वर्ग के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं आज, जिससे उनके जीवन में सुधार हो रहा है, मुख्यधारा की समाज की मुख्यधारा की ओर बढ़ रहे हैं, उसका भी मुख्य जो दारोमदार जाता है, मुख्य जो आभार जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन माना जाता है। इन्होंने दलितों के जीवन के उत्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए। अब हम आते हैं, देखते हैं कि ज्योतिबा फूले जी ने क्या-क्या काम महत्वपूर्ण किया। ज्योतिबा फूले, अच्छा इसके पहले और मैं थोड़ा-सा चर्चा कर देना चाहता हूँ कि दलित जीवन को चेतना प्रदान करने में, दलित साहित्य को चेतना प्रदान करने में इन महापुरुषों के साथ-साथ संत कवियों कबीर, दादू नानक, मलूक दास, रैदास और साथ में ही नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी इत्यादि और छत्रपति साहू जी महाराज इत्यादि महापुरुषों का योगदान रहा। और अब आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फूले ने सन 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सन 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और यह जो संस्था है, समाज का जो पीड़ित तबका है, वंचित तबका है, उसको उसका अधिकार दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया और जो समाज में पाखंडवाद, धार्मिक विकृतियाँ फैली थीं, विभिन्न अमानवीय प्रथाएँ थीं, उनका इन्होंने विरोध किया, जो निचले तबके का बहुत ही ज़्यादा उनका जो है नुकसान पहुँचा रही थी, बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रही थी, उनका विरोध किया और आगे चल कर के इन्होंने कई रचनाएँ की, कई साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएँ की, जो दलित साहित्य को चेतना प्रदान करने में, दलित जीवन को चेतना प्रदान करने में, आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे रचना है उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण है गुलामगिरी। गुलामगिरी में उन्होंने दलितों या वंचित वर्ग को किस तरह से समाज की मुख्य धारा से दूर रखा जाता था, किस तरह से तमाम आडंबरों, पाखंडों के जाल में फँसा करके उसका इन्होंने इसमें पर्दाफ़ाश किया है। अगली रचना जो है उनकी तृतीय रत्न है। तृतीय रत्न, इसमें भी दलित चेतना को उन्होंने जगाने का प्रयास किया है अच्छे से। ब्राह्मणों की चालाकी, अगली जो रचना है, इसमें जो ब्राह्मणवाद का दुष्प्रभाव है समाज पे पड़ता है, उसका बहुत ही अच्छे से इस पे चर्चा उन्होंने किया है। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फूले जी
ब्राह्मणों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, चाहे ज्योतिबा फूले हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, ब्राह्मणों को बिल्कुल उनका दुश्मन वो दुश्मन नहीं मानते थे। उनको समस्या थी ब्राह्मणवाद से। ब्राह्मणवाद जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांतों के खिलाफ कार्य करता था ब्राह्मणवाद, और दलितों को उनका वास्तविक हक दिलाने में बाधक बनता था, उस चीज का इन्होंने विरोध किया है, ना कि ब्राह्मणों का। इसका उदाहरण ये है कि ज्योतिबा फूले जी को कई ब्राह्मणों मित्रों ने इनके सहयोग किया, तब उनका एक व्यक्तित्व निखर करके आया और वो बहुजन वर्ग को, वंचित वर्ग को इतना आगे पहुंचाने में कामयाब हो सके। अगली जो रचना है किसान का कोड़ा। किसान का कोड़ा में उन्होंने किसानों की समस्या के साथ साथ दलितों की भी समस्या को अच्छे से उठाया है। अछूतों की कैफियत इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगमन से समतावादी व ये इनका जो विचार था वो समतावादी था। समाज में सामाजिक समता का विचार वो रखते थे, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समता का विचार, वैज्ञानिक एवं तार्किक चिंतन इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जो समाज में अब तक पाखंडवाद, धार्मिक कर्मकांडीय प्रवृत्तियां समाज में हैं, अंधविश्वास तमाम व्याप्त हैं, वो निचले तबके के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हैं, सबसे ज्यादा अहित उन्होंने किया। इसलिए इन्होंने वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन को आगे बढ़ाने में का प्रयास किया, ताकि दलित वंचित वर्ग जो है उसमें एक क्रांतिकारी चेतना जागृत हो सके, और उनके इस विचार को दलित साहित्य अपने केंद्र में रखता है, वैचारिक आधार प्रदान प्राप्त करता है उससे और आगे बढ़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की, जिससे दलितों में, समाज के वंचित वर्ग में काफी चेतना जागृत हुई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना अनहिलाइजेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं जाति का विनाश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये महसूस किया था कि भारतीय जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जातियों के बंटवारे को लेकर के है। जातियों के आधार पे कुछ लोगों को अत्यंत निम्न स्थान प्राप्त हो जाता है। किसी जाति विशेष में जन्म लेने मात्र से उस व्यक्ति को बहुत निम्न स्थान प्राप्त हो जाता है। वहीं कोई समाज का ऐसा व्यक्ति है कुछ जिसको तथाकथित उच्च जाति माना जाता है, उसमें केवल जन्म लेने मात्र से उसको बहुत सम्मान का अधिकारी वो हो जाता है। तो ये जो केवल जन्म के अंतर से जो भेदभाव समाज में पैदा होता है, इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महसूस किया कि सबसे बड़ी समस्या की जड़ यही है। व्यक्ति को सम्मान उसके कर्मों से मिलना चाहिए, ना कि केवल जन्म लेने मात्र से उसको मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने जाति के विनाश को, जाति प्रथा को तोड़ने के लिए अपना विचार इसमें अच्छे से दिया है, और ये रचना आगे चल करके काफी प्रसिद्ध हुई। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है हु वेयर द शूद्राज, यानी शूद्र कौन थे, इसमें उन्होंने व्याख्यायित किया। शूद्र किनको माना जाता था, शूद्रों के साथ क्या क्या समस्याएं हुआ करती थी, इसको उन्होंने विस्तार से व्याख्यायित किया। अगली जो रचना है उनकी पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत और पाकिस्तान विभाजन की क्या विभीषिका रही, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण रोल रहे, किन की भूमिका रही, कैसे ये इस अंजाम तक पहुंचा, इन सारी चीजों की व्याख्या इसमें उन्होंने की है। अगली रचना जो है रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, इसमें रानाडे, गांधी और जिन्ना का जो दर्शन है, जो उद्देश्य है, जो उनकी विचारधारा है, उसको अच्छे से इसमें प्रस्तुत किया है उन्होंने। द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, इस रचना में उन्होंने भगवान महात्मा बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों के विचारों में जो वैचारिक समानता थी, जो वैचारिक विरोध था, जो वैचारिक प्रगतिशीलता निहित थी, उसको उभारने का प्रयास किया है। इसमें आइए हम देखते हैं कि आखिर दलित साहित्य की जो पहली रचना मानी जाती है वो कौन सी है। तो अधिकांश विद्वानों ने ये माना है कि हीरा डोम द्वारा रचित पहली हिंदी दलित कविता कौन सी है,
अछूत की शिकायत। बार-बार विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछी जाती रही है ये रचना। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रख के रहिएगा। और ये अछूत की शिकायत कविता थी। ये 1914 में उस समय की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका हिंदी की सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। और सरस्वती पत्रिका का संपादन उस समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे। तो हिंदी दलित कविता की पहली कविता जो है वो अछूत की शिकायत प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। अब चूंकि ये काफी विस्तार, काफी व्यापकता लिया हुआ ये शीर्षक है, टॉपिक है, तो हम आपकी जो सिलेबस में जिन जिन साहित्यकारों का उल्लेख है उनका, उन पे ही चर्चा को फोकस करेंगे। खास करके जो आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में जो दलित विमर्श से रिलेटेड पोर्शन है, उसमें 4 दलित साहित्यकारों को स्थान दिया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर तुलसीराम, शरण कुमार लिम्बाले, मोहनदास नैमिषारण्य जी को। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का दलित साहित्य के उत्थान में क्या योगदान रहा है। अब आइए देखते हैं। इनका जन्म जो है 30 जून 1950 को बरला गांव, मुजफ्फरनगर जनपद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं बार बार उन विभिन्न साहित्यकारों के जन्म और मृत्यु के बारे में इसलिए चर्चा कर दे रहा हूँ क्योंकि कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसमें इनके जन्म मृत्यु से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तिथियां पूछ लिए। मृत्यु इनकी 17 नवंबर 2013 को देहरादून में हुई। आइए देखते हैं इन्होंने दलित साहित्य के लिए क्या योगदान दिया। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दलित साहित्य के उसको स्थापित करने में, उसको आगे बढ़ाने में इनकी बहुत ही केंद्रीय भूमिका रही है। शुरुआती दलित लेखकों में इनका शुमार है और ये बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। आज जो दलित साहित्य का कलेवर जो निर्मित हुआ है उसको निर्माण करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है जूठन आत्मकथा। इनकी इनकी आत्मकथा जूठन नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुई, जो जिसका पहला भाग 1997 में प्रकाशित हुआ। और ये जूठन मित्रों इतना चर्चित हुई कि दलित साहित्य को और दलित जो जीवन है उसकी चेतना को समाज के सामने इतने बखूबी से परिचित किया कि लोग उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हुए। मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जूठन वास्तव में होता क्या है। समाज की जो प्राचीन व्यवस्था थी और यहाँ तक कि आधुनिक भारत में शुरुआती समय में अभी 30-40 साल पहले तक वो व्यवस्था थी लगभग लगभग कि समाज का जो वंचित तबका है, जो खास करके साफ सफाई करता है, जिसको भंगी कहते हैं, जिसको मेहतर नाम दे देते हैं, उसको किसी गैर दलित के यहाँ जो भोजन बनता था तो मुख्य रसोई से उसको खाना नहीं दिया जाता था। अक्सर उसको वही भोजन खाने को मिलता था जो नात रिश्तेदार आते थे, खाते समय पत्तलों में छोड़ देते थे और पत्तलों को में पड़ा हुआ, छूटा हुआ जूठे भोजन को इकट्ठा कर के उसको जो उस समय खा पाते थे, नहीं तो उसको सुखवा करके और रख लेते थे आगे, वो काम देता था। उसी पे इस आत्मकथा का नाम जूठन रखा है उन्होंने। और ये कितनी दयनीय दशा थी इस जूठन, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में दलित समाज, वंचित समाज जो है वो कितनी पीड़ा, कितनी दुर्भावनाएं, कितना भेदभाव सहता था, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो अगला जो इनका महत्वपूर्ण जो साहित्यिक योगदान है, इन्होंने कहानी संग्रह लिखे। उसमें महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है सलाम और घुसपैठिए। जो सलाम और घुसपैठिए कहानी संग्रह है, इसमें कई महत्वपूर्ण कहानियां संकलित हैं जो दलित जीवन को प्रस्तुत करती हैं, उनके संघर्ष को, उनकी चेतना को प्रस्तुत करती हैं और उनमें उभरती हुई जो प्रतिरोध की भावना है उसको भी स्पष्ट करती हैं। इनकी कहानियों में 2 कहानी सबसे महत्वपूर्ण है जो देखा जाए तो सलाम और 25 चौका 150।
सलाम कहानी में एक ऐसी प्रथा का इन्होंने विरोध और प्रतिरोध करते हुए दिखाया है कि जो सलाम किसी दलित वर्ग के यहाँ यदि शादी होती थी, चाहे बेटा की या बेटी की, तो वो गैर दलित जो उस समय अपर वर्ग में माना जाता था, उसके यहाँ जाकर के इनको सलाम की रस्म अदा करनी पड़ती थी, तब वो कुछ थोड़ा बहुत उपहार स्वरूप दे देता था। इसमें दलित समाज काफ़ी हीनता महसूस करता था और उसके सम्मान, स्वाभिमान को ठेस पहुँचती थी। तो इस प्रथा को बंद करने के लिए जो क्रांतिकारी चेतना उठने लगी थी, उसका इसमें सलाम कहानी में उन्होंने ज़िक्र किया है। और ये 25 चौका 150 जो कहानी है, वो दलित समाज में अशिक्षा का कैसा प्रभाव है, अशिक्षा के कारण एक बालक पे कैसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में और समाज में, स्कूलों में एक दलित बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसको बहुत अच्छे से इसमें चित्रित किया है और उभरती दलित चेतना को भी स्पष्ट किया है। आगे उन्होंने कविता संग्रह भी लिखा, बस बहुत हो चुका, सदियों का संताप, शब्द झूठ नहीं बोलते, ये 3 महत्वपूर्ण कविता संग्रह उनके आए। अब इनमें जो इनकी जो प्रसिद्ध कविताएँ हुई, जिनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, वो है ठाकुर का कुआँ वे नहीं जानते। ये आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी अलग से भी ये है, इसको विस्तार से पढ़ना है। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष कि ये ठाकुर का कुआँ जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है। इसी नाम से ठाकुर का कुआँ नाम से प्रेमचंद जी ने कहानी भी लिखा था, इसलिए उसमें कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। ये ठाकुर का कुआँ उनकी कविता है, जिसमें आप लोग हो सकता है कभी सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यमों से सुनो हो। उनको उस कविता की कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं कि बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, उस पे हथेली अपनी, फिर अपना क्या गाँव, देश, समाज। तो इस तरह की ये हैं, तो ये जो एक कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की काफ़ी चर्चित हुई। और जो दूसरी कविता है वो नहीं वह नहीं जानते, इसमें भी दलित पीड़ा, दलित चेतना को बहुत ही अच्छे से व्याख्यायित किया गया है। अगला जो इनका साहित्यिक योगदान है दलित साहित्य के निर्माण में, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये उनका आलोचना ग्रंथ है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें उन्होंने ये प्रस्तुत किया है कि दलित साहित्य का जो मूल्यांकन होता है, जिस साहित्य शास्त्र की कसौटी पर दलित साहित्य का मूल्यांकन होता है, वह नवीन दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र होना चाहिए, जो पारंपरिक साहित्यिक शास्त्र रहा है, सौंदर्य शास्त्र रहा है, वो दलित साहित्य के वास्तविक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। तमाम तर्कों के आधार पे इस बात को उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया है इस पुस्तक में कि दलित साहित्य के वाजिब उचित मूल्यांकन के लिए सौंदर्य शास्त्र की नई कसौटियाँ निर्धारित करनी पड़ेंगी और उन नवीन कसौटियों के आधार पे दलित साहित्य का मूल्यांकन करना होगा। अब अगली जो रचना है इनकी, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ। इसमें भी दलित जीवन को इन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। अगला जो है वो मुख्य धारा और दलित साहित्य, यानी दलित साहित्य मुख्य धारा के साहित्य से कैसे कटा हुआ, कैसे वो मुख्य धारा में आ सकता है, क्या मुख्य धारा का साहित्य कैसे-कैसे आक्षेप दलित साहित्य पे लगाता है, इस पे बखूबी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का दलित साहित्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अगले जो दलित साहित्यकार हैं, जिनका आपके पाठ्यक्रम में स्थान है, वो हैं डॉक्टर तुलसीराम। डॉक्टर तुलसीराम का दलित साहित्य के निर्माण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनका जन्म 1 जुलाई 1949 में धरमपुर गाँव, ये कई बार पूछा गया है और आप लोग ध्यान रखिएगा, धरमपुर गांव आजमगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी 13 फरवरी 2015 दिल्ली में हुई। जे जेएनयू में प्रोफेसर पद पर इन्होंने कार्य किया और
इनके जीवन दर्शन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव महात्मा बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर का था। इन्होंने इनसे सबसे ज़्यादा प्रेरणा ग्रहण की, इनके साहित्य पे, इनके जीवन पर, इनके विचारों पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इनका जो हिंदी साहित्य के दलित साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, जो महत्वपूर्ण देन है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, काफ़ी चर्चित है इनकी आत्मकथा मुर्दहिया और इसका दूसरा भाग है मणिकर्णिका। ये 2 इन्होंने जो आत्मकथा लिखी वो 2 भागों में है। पहला भाग मुर्दहिया और दूसरा भाग मणिकर्णिका। ये मुर्दहिया मुख्य रूप से उस स्थल को कहा जाता है, मुर्दहिया चूँकि आप लोगों के सिलेबस में भी है, इस पे थोड़ा-सा मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। मुर्दहिया मुख्य रूप से उस स्थल को कहा जाता है, जहाँ पे शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो तुलसी राम के गाँव धर्मपुर के पास ही मुर्दहिया स्थल था, जहाँ पे केवल शवों का अंतिम संस्कार ही नहीं होता था, जो मरे हुए पशु थे वो भी जाते वहीं पे फेंके जाते थे और उसके बाद जो भी गाँव से संबंधित जो भी मसले हल करने होते थे, पंचायत इत्यादि वो भी वहीं होता था। बच्चे खेलते भी थे, बाज़ार जाना हो या ट्रेन पकड़ने के लिए जाना हो या किसी और उद्देश्य से जाना हो तो मुर्दहिया से ही होके जाना होता है और मुर्दहिया का तुलसीराम के जीवन में बहुत ही केंद्रीय स्थान था। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का शीर्षक मुर्दहिया लिखा। मुर्दहिया में उन्होंने पहली ही लाइन से शुरुआत की है कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। तो कहने का मतलब उसमें उस समय खास करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलितों की जो दशा थी, उनकी शैक्षिक जो गिरी हुई दशा थी, निरक्षरता यानी अशिक्षा का जो प्रभाव था, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो पिछड़ापन था, उस पे ये मुर्दहिया बहुत अच्छे से प्रभाव डालती है और तुलसीराम को 3 वर्ष की अवस्था में ही चेचक हो गया था और चेचक के कारण उनकी एक आँख चली गई थी और वो आँख भी अंधविश्वास के कारण ही चूँकि वो इलाज नहीं कराते थे, उसको धार्मिकता से जोड़ कर के रखते थे। इस वजह से उनकी एक आँख चली गई थी, जीवन भर उनको अपशकुनी के रूप में दंश झेलना पड़ा। घर में उनको कनवा कहा जाता था और बाहर उनको चमरा कह कर के संबोधित किया जाता था। तो मुर्दहिया में इन्होंने कक्षा 10 तक शिक्षा हासिल करने तक जो जीवन इनका रहा है, जीवन संघर्ष रहा है, उसका उसमें ब्यौरा मिलता है। कक्षा 10 की शिक्षा हासिल करने के बाद उनको आगे की पढ़ाई की संभावना नहीं रह जाती है, तो वो घर छोड़ कर के भग जाते हैं पढ़ाई के लिए। ये मणिकर्णिका जो है उनकी आत्मकथा का जो दूसरा भाग है, ये अ, मूलतः बनारस का एक घाट है, बनारस का एक सौदाह स्थल है, उसको मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। वहाँ इनका उसका भी इनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो हाई स्कूल के बाद जो इनके जीवन संघर्ष रहा है, शिक्षा या अन्य जो संघर्ष रहे हैं, उसको मणिकर्णिका में उन्होंने दर्ज किया है। तो इस तरह से ये दोनों रचना दलित साहित्य की दृष्टि से एक रत्न के समान है, मील का पत्थर साबित हुई, इनका ये महत्वपूर्ण योगदान है। अगले जो साहित्यकार हैं जिनका आपके पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है, वो डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1958 को इंदरगढ़ी नामक स्थान गाजियाबाद जनपद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका भी दलित साहित्य के निर्माण में केंद्रीय स्थान है। आज भी वो साहित्य रचना में निरत हैं। उनका कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो इन्होंने दलित साहित्य को दिया। छप्पर, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। छप्पर के माध्यम से दलितों की जो दयनीय दशा, उनका शोषण, उन पे हो रहे अत्याचार को इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णित किया है। करुणा उपन्यास है, उत्कोच उपन्यास है, इनमें दलित पीड़ा का मार्मिक अंकन है। इनका कहानी संग्रह है तलाश, खरोच, जो महत्वपूर्ण है। इनमें भी दलितों की चेतना, उनमें उनका संघर्ष, ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्णित है। कविता संग्रह,
कविता संग्रहों में इनके जो प्रमुख कविता संग्रह है बस्तियों से बाहर, गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, लाशों के शहर में। इसमें इन्होंने दलितों के जीवन कष्टों को तो चित्रित किया ही है, साथ में दलितों में उभरती जो क्रांतिकारी चेतना है, प्रतिरोधात्मक स्वर है, उनका भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो दलित साहित्य को आगे बढ़ाने में, उसको एक बेहतर स्थान दिलाने में जयप्रकाश करदम जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आइए अब अगले जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं दलित साहित्य की दृष्टि से, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें मोहनदास नैमिषारण्य बहुत ही केंद्रीय स्थान है। आज भी वो पूरी तत्परता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ साहित्य सेवा में जुटे हुए हैं और खास करके दलित साहित्य की सेवा में जुटे हुए हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1949 को हुआ मेरठ, उत्तर प्रदेश, मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश में। और इनका दलित साहित्य के निर्माण में बहुत ही केंद्रीय स्थान रहा है। इन्होंने चेतना जागरण में भी काफ़ी प्रयास किया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, चूँकि रचनाओं का चर्चा मैं इसलिए कर दे रहा हूँ कि रचनाएँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने इनकी भी आत्मकथा काफ़ी प्रसिद्ध हुई। वो जो इनकी आत्मकथा है, वो 3 भागों में प्रकाशित हुई। अपने-अपने पिंजरे भाग 1, अपने-अपने पिंजरे भाग 2 और तीसरा भाग जो इनकी आत्मकथा है, रंग कितने संग मेरे। ये तीसरा भाग है, जो सबसे पहला भाग इनकी आत्मकथा का प्रकाशित हुआ वो सन 1995। प्रकाशन वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आप ये जान लीजिए, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा ये मानी गई है। ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है जो डॉक्टर मोहनदास नैमिषारण्य जी की है। और इसमें इन्होंने अपने जीवन में जो दर्द झेला है, जो अन्याय, अत्याचार, शोषण इन्होंने सहा है, उसको बखूबी बहुत ही मार्मिक और व्यापक ढंग से प्रस्तुत किया है इन अपनी आत्मकथाओं में। और इनकी और जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें उपन्यास हैं। उपन्यास इनका है मुक्ति पर्व। मुक्ति पर्व उपन्यास में जो दलित समाज में ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, आत्मविश्वास, कर्मकांडीय प्रवृत्ति है, इससे मुक्ति का प्रतिरोध का स्वर इन्होंने दिखाया है और स्पष्ट किया है कि कैसे ये सारी चीज़ें दलित समाज को, वंचित समाज को हानि पहुँचा रही थीं, उसकी गुलामी की, उसकी दासता का कारण बनी हुई थी और उसको छोड़ने के बाद किस तरह से दलित समाज अपने आप को गौरवान्वित एक आत्मसम्मान की स्थिति में पाता है, उसको इसमें इन्होंने अच्छे से चित्रित किया है। और अगला उपन्यास है झलकारी बाई। इसमें महान स्वतंत्रता सेनानी का झलकारी बाई जी के जीवन पे बहुत अच्छे से चित्रण किया है इन्होंने। उनके शौर्य को, उनकी जीवटता को दिखाया है। आज बाजार बंद है, ये इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और अगला उपन्यास है क्या मुझे खरीदोगे। इनके एक कहानी संग्रह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जो काफ़ी चर्चित है, आप लोग कई बार पूछा भी गया है। वो कहानी संग्रह है आवाज़ें। आवाज़ें। और इस आवाज़ें कहानी संग्रह में जो कहानियाँ संग्रहित हैं, उसमें 2-3 कहानियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वो है अपना गाँव। अपना गाँव कहानी इनकी बहुत ही चर्चित कहानी है। अपना गाँव कहानी में यह चीज़ दिखाया गया है कि जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके पास पूँजी है, उन्होंने कैसे दलितों का शोषण किया, ख़ास करके दलित महिलाओं का किस तरह से अपमान किया गया, भरे गाँव में नंगा घुमाया गया और वह दलित समाज उनसे डर करके, सहम करके गाँव छोड़ने को मजबूर हो जाता है। अपना एक अलग गाँव स्थापित करता है। और हालाँकि उसमें उभरती हुई दलित चेतना को भी दिखाया गया है, लेकिन उसकी पीड़ा को इतनी मार्मिकता के साथ स्थापित किया गया, दिखाया गया है कि उनको सही से जीवन जीने का भी अधिकार नहीं देते हैं, इस तरह से शोषण करते हैं। और ये महाशूद्र कहानी है। महाशूद्र कहानी में
ब्राह्मण वर्ग में भी जो स्तरीकरण पाया जाता है, जातिगत जो स्तरीकरण पाया जाता है, उसका दंश भी यहाँ पे दिखाया गया है। यानी ब्राह्मणों में जो निम्न माने जाते हैं, उनकी स्थिति भी दलितों से कम दयनीय नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। हारे हुए लोग में भी इन्होंने दलित पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। कविता संग्रह इनका है एक बयान और आग और आंदोलन। इसमें जो है दलित जीवन के संघर्षों के साथ उनमें उभरती हुई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना को भी इन्होंने उभारने का प्रयास किया, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इनकी और महत्वपूर्ण रचना है, नाटक एक है, वो है अदालतनामा। अदालतनामा, हेलो कामरेड। अदालतनामा और हेलो कामरेड नाम की दो नाटक इन्होंने लिखे, जिनका दलित साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य रचनाओं में इनका है दलित आंदोलन का इतिहास, हिंदी दलित साहित्य, महानायक डॉक्टर अंबेडकर। इन ये जो इतना इन्होंने व्यापक साहित्य रचना की और आज भी लगे हुए हैं, ये दलित साहित्य की दशा एवं दिशा निर्माण में काफ़ी ज़्यादा योगदान किया। और दलित साहित्य मोहनदास नैमिषारण्य के योगदान को कभी नहीं भुला पाएगा और वो सदैव ऋणी रहेगा इनका। इन्होंने ये दलित साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत जो अगला विमर्श है वो आदिवासी विमर्श है। अब यहाँ सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये आदिवासी विमर्श आखिर होता क्या है। सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि आदिवासी, आदिवासी जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे निवासी, ऐसे लोग जो शुरुआत से ही, सभ्यता के प्रारंभ से ही जैसे रह रहे थे, मानव जैसे रहना शुरू किया था, उसी जीवन पद्धति को अभी तक वो अपनाए हुए हैं। ये जो सभ्यता के विकास की प्रक्रिया चल रही है, उसको उस मुख्य धारा में वो नहीं आए हैं। अभी भी जंगलों में ही, पहाड़ों पर्वतों में ही उनका निवास है और प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उन्हीं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उन्हीं से आधारित उनकी शिक्षाएँ भी हैं, वहीं से उनका भोजन, जीवन यापन, वस्त्र, सारी चीज़ें उन्हीं पे निर्भर हैं। तो ऐसे लोगों को आदिवासी कहा जाता है। भारत में भी कई तरह के आदिवासी हैं, उनको वर्तमान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो इनसे संबंधित जो अधिकार है, उनकी समस्याएँ हैं, उनके हक की बात जो उठाने की बात होती है, उसको आदिवासी विमर्श के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जब से सभ्यता का विकास शुरू हुआ, वैज्ञानिक तकनीकी युग आया, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लगी और ख़ास करके जो खनिज संसाधन हैं, उनका उपभोग शुरू हुआ, तो खनिज संसाधन अक्सर पहाड़ी, पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में है, जहाँ आदिवासियों का मूलतः निवास होता है। तो वहाँ बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जा कर के अपना उद्योग धंधा स्थापित की, खनन कार्य किया। तो इसके कारण आदिवासियों को पुनर्वास का संकट झेलना पड़ा। अन्य वो जो उनके जो संसाधन हुआ करते थे खाने, जीने, रहने के, उनसे उनको महरूम होना पड़ा, दूर होना पड़ा। ये तमाम तरह की उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक जो विरासत थी, उसका संकट उत्पन्न हो गया। तो इस वजह से उनमें एक विद्रोह की भावना जन्म ली। उनकी बात को जो उठाने को दमदारी के साथ, क्रांतिकारी चेतना के साथ, प्रतिरोध के साथ उठाया जाता है, उसको आदिवासी विमर्श के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आज साहित्य में एक व्यापक धारा उसकी चल पड़ी है। अब आइए देखते हैं कि आदिवासी दर्शन कैसा है। उनका जीवन दर्शन मूलतः प्रकृतिवादी है। प्रकृतिवादी कहने का मतलब ये है कि देखिए, आदिवासी समाज धरती, प्रकृति और सृष्टि के, धरती, प्रकृति और सृष्टि के ज्ञात अज्ञात निर्देश, अनुशासन और विधान को सर्वोच्च स्थान पर रखता है। ये प्रकृतिवादी दर्शन का मतलब ये है
कि वो जो जीवन जीता है प्रकृति के नियम निर्देशों के अनुकूल जीवन जीता है, प्रकृति के विपरीत जाकर के वो जीवन यापन नहीं करता है, उससे सामंजस्य स्थापित करते हुए ये जीवन जीता है। कई मामलों में जो आधुनिक विकसित मनुष्य अपने आप को कहते हैं, उनसे वो कई मामलों में आगे हैं। आज हम लोगों ने विकास के कई मार्ग खोल दिए, बड़े-बड़े फ्लैट हो गए और बड़े-बड़े महल बनवा लिए, खूब हाईवे बन गए, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब जो दूसरी समस्या उस पे उत्पन्न हो गई, पर्यावरण की समस्या, जलवायु परिवर्तन की समस्या, जिसका दंश हम लोग झेल रहे हैं और प्रकृति के साथ हम लोग सामंजस्य नहीं स्थापित कर सके और प्रकृति के जो नियम निर्देश हैं, अनुशासन है, उसको तोड़ते हुए विकास कार्य में अंधी दौड़ में आगे बढ़ते रहे, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में यदि देखा जाए आदिवासी समाज तो हमसे कई गुना आगे जागरूक है और वो प्रकृति के असूलों को देखते हुए, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है और कई तरह की समस्याओं से वो दूर है। हालाँकि जो जिसको एक सभ्य समाज कहा जाता है और पढ़ा-लिखा समाज, उससे वो दूर है। तो अब मूल प्रश्न ये है कि आखिर आदिवासी साहित्य किसे कहा जाए? जैसे स्त्री विमर्श के साहित्य और दलित विमर्श के साहित्य में प्रश्न है, उसी तरह से है, लेकिन यहाँ कसौटियाँ थोड़ी-सी अलग हैं। इसमें 3 तरह के विचार हैं कि आदिवासियों के बारे में लिखे गए साहित्य को कहा जाए। आदिवासी साहित्य या आदिवासियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसको कहा जाए या तीसरा जो है आदिवासी दर्शन को, आदिवासी जीवन दर्शन को आधार बना करके जो साहित्य लिखा गया है उसको माना जाए। तो विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। वो कहते हैं कि जो आदिवासियों के बारे में साहित्य लिखा जाता है वो वास्तव में आदिवासी साहित्य नहीं है। कई उदाहरण देते हैं, जैसे रामचरितमानस में भी कई जगह जंगल और आदिवासियों के बारे में जिक्र आया है और चाहे इनका मैलांचल उपन्यास में एक जनजाति का जिक्र आया है, संथाल जनजाति का, तो उसको आप जनजाति या आदिवासी साहित्य के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। और दूसरा है कि आदिवासियों के द्वारा लिखा गया साहित्य, तो इस पे भी प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि किसी साहित्य के लेखन के लिए केवल प्रामाणिक अनुभूति की ही आवश्यकता नहीं होती है, उसके साथ अन्य चीज़ें भी होती हैं और साथ में आदिवासी साहित्यकारों का तर्क है कि विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के परिणाम स्वरूप आदिवासियों का बहुत स्तर पर, व्यापक स्तर पर धर्म परिवर्तन भी हुआ है, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा बदली है कि वो कुछ लोग आदिवासी तो हैं, अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, किंतु वे आदिवासी जो जीवन दर्शन है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो आदिवासी साहित्य की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तर्क है उनका इस पे महत्वपूर्ण आधार है कि जो आदिवासी जीवन दर्शन को केंद्र में रखते हुए जो साहित्य लिखा जाता है उसको आदिवासी साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तर्क है और इसी को अधिकांश आदिवासी साहित्यकारों और अन्य विद्वानों ने मान्यता दी है कि आदिवासी जीवन दर्शन को केंद्र में लिख रखते हुए जो साहित्य लिखा गया उसको आदिवासी साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हिंदी साहित्य में आदिवासी साहित्य का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण आदिवासी साहित्यकार शामिल किए गए उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला साहित्यकार के रूप में जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वो वंदना टेटे हैं। वंदना टेटे आदिवासी साहित्य लेखन की दृष्टि से उनको उनमें चेतना जगाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इनका। इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को गरजा पहाड़ टोली गांव सिमडेगा जनपद झारखंड में हुआ था। गरजा पहाड़ टोली गांव सिमडेगा जनपद झारखंड में हुआ था। ये प्रसिद्ध आदिवासी साहित्यकार हैं,
सामाजिक कार्यकर्ता हैं और प्रकाशक हैं। यानी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया इन्होंने, प्रकाशन भी किया कि ताकि आदिवासियों में एक चेतना जागरण का प्रयास हो, आदिवासियों की जो समस्या है, उनके अधिकारों की लड़ाई है, उसको अच्छे से लड़ा जा सके। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है आदिवासी दर्शन और साहित्य। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके पाठ्यक्रम में भी ये शामिल है, अच्छे से इसको देखिएगा। आदिवासी दर्शन और साहित्य, इसमें आदिवासी दर्शन क्या है और उससे जुड़ा हुआ साहित्य क्या है, खास करके इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित हुए थे, उनका सार तत्व इसमें निहित है और उसके आधार पे आदिवासी दर्शन और साहित्य का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है, उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, इसमें वंदना टेटे जी ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी साहित्य की परंपरा क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सारी चीज़ों को वर्णित किया है। वाचिकता आदिवासी दर्शन, साहित्य और सौंदर्य बोध, यानी आदिवासी दर्शन क्या है, साहित्य और उसमें निहित सौंदर्य बोध क्या है, क्योंकि हर साहित्य का अलग सौंदर्य बोध होता है, अलग-अलग सौंदर्य बोध के आधार पे, अलग-अलग सौंदर्य की कसौटियों के आधार पे तुलना की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो तभी उसका सही मूल्यांकन हो सकता है। तो इसमें उन्होंने वो कहानियाँ कुछ इन्होंने लोकप्रिय कविताएँ भी लिखी हैं, दलित साहित्य से रिलेटेड, दलित जीवन से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ भी इनके द्वारा लिखित हैं, जो ये एक दलित साहित्य को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे देखिए, अगले जो साहित्यकार हैं, दलित साहित्यकार, वो हैं हरिराम मीणा, डॉक्टर हरिराम मीणा। इनका जन्म 1 मई 1952 को हुआ। ये बामन मास गाँव, सवाई माधोपुर जनपद, राजस्थान के निवासी थे। और ये एक चीज़ इनके साथ ये महत्वपूर्ण है, ये पुलिस महानिरीक्षक होते हुए वर्तमान में ये सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक हैं और उसके साथ-साथ इन्होंने साहित्य रचना की। इनको आदिवासियों, चूँकि अपनी उसी सेवा के दौरान, पुलिस की सेवा के दौरान, ये आदिवासियों के जीवन दर्शन से के काफ़ी करीब आए और उन्होंने देखा कि इन वास्तव में इनकी समस्याएँ बहुत ही कठिन हैं और इनको देखा जाए तो उनको बड़ी ही रुचि जगी और ये लगभग 15-20 साल तक घूम-घूम करके आदिवासियों के संदर्भ में विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा करते रहे और पुलिस महानिरीक्षक जैसे व्यस्ततम पदों पर रहते हुए भी इन्होंने आदिवासी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह इनकी जीवटता और इनके दलित साहित्य के प्रति अनुराग को प्रदर्शित करता है और इस संदर्भ में उन्होंने कई रचनाएँ की, ऐसे काव्य संग्रह इनका है, हाँ चाँद मेरा है। इसमें दलितों खास करके आदिवासियों की चेतना जागरण का इन्होंने प्रयास किया है, उनके संघर्ष को भी दिखाया है। सुबह के इंतज़ार में, अर्थात इस कविता संग्रह में जो आदिवासी लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का की आशा बाँधे हुए बैठे हैं, उन चीज़ों को इसमें अच्छे से चित्रित किया है। एक इनका यात्रा वृत्तांत है, साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक। यानी जो आज का एकदम विकसित समाज है, वहाँ से और जो आदिवासी समाज है, उसके बीच में तुलनात्मक अपनी यात्राओं के माध्यम से उन्होंने एक व्यापक मार्मिक तुलनात्मक अध्ययन किया है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, धूड़ी तपे तीर, काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। धूड़ी तपे तीर, इसमें आदिवासी जीवन को व्यापकता के साथ वर्णित किया गया है। और इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है आदिवासी दुनिया। इसमें भी आदिवासी समाज के बारे में इन्होंने अच्छे से प्रकाश डाला है। अगला जो नाम आता है, जो दलित साहित्य की आदिवासी साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है, वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी हैं। इनका जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ था, दिउड़ी गाँव, रांची, झारखंड। दिउड़ी गाँव, रांची जनपद, झारखंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 सितंबर 2011 को हुई थी और ये महान भाषाविद, समाजशास्त्री, आदिवासी बुद्धिजीवी
और के साथ-साथ अप्रतिम आदिवासी कलाकार भी थे। ये भाषाविद थे, समाजशास्त्री यानी समाज के अच्छे जानकार थे और आदिवासी बुद्धिजीवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था और एक आदिवासी कलाकार के रूप में भी इन्होंने अपनी छाप बनाई और इनके साथ महत्वपूर्ण कार्य जुड़ा है कि आदिवासियों की जो समस्या है, उनके जो अधिकार की लड़ाई है, वो ना केवल वो रांची, पटना या भारत तक ही सीमित रखे, यूएनओ में भी आदिवासी समस्या को उठाने का इन्होंने काम किया। संयुक्त राष्ट्र संघ तक उस समस्या को ले गए ताकि उनको आदिवासियों को उनका वाजिब अधिकार दिलाया जाए, उनका शोषण, अत्याचार बंद हो। इस क्रम में उन्होंने भी कई रचनाएँ की, जैसे आदि धर्म जो आदिवासियों का धर्म है, आदिवासियों का जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाला जो धर्म है, उस पे इन्होंने किताब लिखी और सुरहुल मंत्र नाम से किताब लिखी। और अगली जो पुस्तक है इनकी आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, इस पे उन्होंने पुस्तक लिखी और अच्छे से आदिवासी अस्मिता और उसके अस्तित्व पे और साथ में झारखंड में जो आदिवासी बाहुल्य एरिया है उसको विशेष रूप से केंद्र में रखते हुए इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अस्मिता मूलक विमर्श की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कुछ महत्वपूर्ण दर्शन हैं, सिद्धांत हैं, उनका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी और हिंदी उपन्यास, ये गंगा सहाय मीणा की पुस्तक है। ये प्रसिद्ध दलित साहित्यकार हैं और ये जो उपन्यास है, मतलब ये पुस्तक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान दे दीजिएगा। हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, ये स्त्री विमर्श से रिलेटेड है, रोहिणी अग्रवाल की पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आदिवासी साहित्य विमर्श, ये भी गंगा सहाय मीणा की पुस्तक है। इसमें भी आदिवासी जीवन संघर्ष, उनके दर्शन को इसमें प्रस्तुत किया गया है। ग्लोबल गांव का देवता, ये डॉक्टर रणेंद्र का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है। इसमें उन्होंने असुर जनजाति के विषय में, असुर असुर जनजाति के विषय में चर्चा किया है और उसकी समस्याओं को उठाया है, जो कि एक दलित चेतना की आदिवासी विमर्श की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। झोपड़ी से राजभवन, बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है। ये माता प्रसाद जी की आत्मकथा है और इन्होंने इन्होंने राज्यपाल पद को भी सुशोभित किया है, इसीलिए इनकी आत्मकथा का जो शीर्षक है उन्होंने उसी तरह से लिखा है कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद तमाम संघर्षों, शोषणों को सहते हुए, अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए इन्होंने झोपड़ी से राजभवन तक का सफर तय किया। इस आत्मकथा के द्वारा उनका जीवन चर्या बहुत अच्छे से और उस समय के दलित चेतना के जो पहलू थे उसको यहाँ उद्घाटित किया गया अच्छे से। अब उत्तर आधुनिकतावाद जो कि अस्मिता मूलक विमर्श से जुड़ा हुआ है, इसके प्रमुख चिंतक बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा कर दिया है। जिया फ्रांकोइस ल्योतार उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख चिंतक माने जाते हैं। अब देखिए, उदारतावाद का भी अस्मिता मूलक विमर्श की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। बार बार पूछा जाता है कि ये उदारतावाद के केंद्र में कौन सा विचार निहित होता है, वो है व्यक्ति स्वातंत्र्य का विचार। ये इसकी मान्यता है उदारतावाद की कि व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है इस सृष्टि में, संसार में, उसको उसको अपने स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत फैसले वो स्वतः ले सके, किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, शोषण का शिकार उसको नहीं होना चाहिए। अस्मिता मूलक की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। अगला जो सिद्धांत है, अगली जो विचारधारा है अस्तित्ववाद की, यह भी अस्मिता मूलक विमर्श की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने यहाँ भी उनको कोट कर दिया है। बार बार विभिन्न परीक्षाओं में अस्तित्ववाद के प्रमुख चिंतकों के बारे में पूछा जाता रहा है। वो हैं सोरेन किरकेगार्ड, नीत्शे, हाइडेगर। ये 3 महत्वपूर्ण विचारक हैं और बहुत कई विचारक हैं जिन्होंने अस्तित्ववाद के संदर्भ में अपना विचार मूल्यवान दिया है, लेकिन
इनका केंद्रीय स्थान है उसमें। तो इस एक बहुत कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े विषय को कवर करने का मैंने प्रयास किया है। ज़ाहिर-सी बात है, जो गहराई उसमें होनी चाहिए, वो उसमें नहीं आ सकी होगी, किंतु आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कम समय में परीक्षा के लिहाज से मैंने प्रयास किया है कि आपको सहयोग प्राप्त हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।